बेटा वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मतलब वहां पर कह तो रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ना, पर मेडिकल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत बेवकूफियां, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, इसका मास m है, एक्सेलरेशन पूछा है। करने का तरीका बेटा कैसा होगा, करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे mg लग रहा है ना, तो mg माइनस t, समझ सकते हैं, अगर t सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है सपोर्ट, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे को आएगा, और वो कितना आएगा बेटा म्यू mg, कितना आएगा म्यू mg। क्यों कह सकता हूँ म्यू mg, बताइए जरा, क्यों कह सकता हूँ बेटा म्यू mg? क्योंकि बेटा नॉर्मल जो होगा वो तो mg होगा, म्यू n क्योंकि स्लिप कर रहा है, ये तो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया है यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों, म्यू mg, है ना, क्योंकि नॉर्मल mg होगा, फ्रिक्शन म्यू n। में डायरेक्टली क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्लिप कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो करने का तरीका क्या होगा, mg माइनस t प्लस t माइनस म्यू mg, नहीं आया क्या, ये mg माइनस t प्लस t माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg, है ना, इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। क्या ये बात समझ में आ गई है? m प्लस m इंटू ए, तो यहां से a आ जाएगा, mg माइनस म्यू mg अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्या बात क्लियर है? yes, सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है, 10 बाय 20 सेंटीमीटर्स का एक रेक्टेंगल है xy प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड k कैप में, दैट इज इससे परपेंडिकुलर है। बेटा फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स क्या होता है बेटा, b डॉट a, एरिया वेक्टर भी k कैप में है, एरिया वेक्टर भी k कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी k कैप में है। एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है, जो एरिया वेक्टर होता है प्यारे बच्चों वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो एरिया से परपेंडिकुलर आएगा, तो वो इधर को आएगा एरिया वेक्टर। तो बेटा जो फ्लक्स बन जाएगा, जो फ्लक्स पूछा है वो क्या बन जाएगा बेटा, b डॉट a से b a cos 0, b कितना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो e a cos 0, e हो गया 2000, एरिया क्या हो जाएगा 0.1 मीटर इंटू 0.2 मीटर, 0.02, तो क्या बन जाएगा बेटा 40, क्या बन जाएगा 40। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पिछले पेपर में भी था, FST 40 में भी ये सेम क्वेश्चन आया था, है ना, थोड़ा सा ही चेंज था उसमें। तो यहाँ पर कह रहे 3y से x बन रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। मैं आपको बेटा याद दिलाता हूँ, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे तो बेटा यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, जब फ्यूजन या फिजन हो रहा है तो वहां पर आप देखेंगे जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक तरफ होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स दूसरी तरफ होते हैं। तो अगर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्यारे बच्चों अगर बेटा बराबर होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर बराबर होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं रिएक्टेंट को तोड़ूंगा तो जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बनेंगे, तो और प्रोडक्ट को अगर तोड़ूंगा तो भी उतने ही प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बनेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस यू का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको मेरे को वैसे दिखाना यही चाहिए, 3y gives x। क्या ये बात समझ में आ रही है? yes, sir। तो बेटा कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इस पे क्वेश्चन है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, जब ये तोड़ेंगे इसको, जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इसमें हैं उतने ही प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोडक्ट में हैं। पर बेटा बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, या तो आप कह सकते हैं जो कोई भी न्यूक्लियस है उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, या जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जब वो कंबाइन होंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करंट पास में है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अगर मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है, या तो उसको तोड़ना हो, है ना, इसको तोड़ना हो, तो जो मेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी जो लगानी पड़ेगी, या अगर मान लो ये मतलब पास में है, कंबाइन हो, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, तो बेटा उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेटा है क्या, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा सिचुएशन ये है कि आपको पहले आपको y को तोड़ना पड़ेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेंगे, तो एनर्जी का खर्चा आएगा। क्या होगा बेटा, एनर्जी का खर्चा आएगा, और फिर जब ये मिलके x बनेगा तो एनर्जी बेटा रिलीज होगी। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y, आई नीड टू सप्लाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y, ये मेरे को लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और 3 टाइम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y, एक नहीं है 3y, और जब ये बनेगा तो रिलीज होगी। तो क्या होगा बेटा, ये रिलीज होगी, तो नेट में रिलीज कितनी होगी, ये मेरी लागत आई, ये मेरे को लगानी पड़ी, ये मेरे को लगानी पड़ी, है ना। मेरे को लग रहा है कि शायद लगाने की स्पेलिंग गलत होगी, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, है ना। और बेटा जो निकलेगी, और जो है ना, जो निकलेगी बेटा वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x निकलेगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x निकलेगी, ये लगानी पड़ेगी, तो नेट में निकलेगी कितनी, दिस माइनस दिस। क्या ये बात समझ में आ गई है? उसको शायद बाइंडिंग एनर्जी को इन्होंने EY से रिप्रेजेंट कर रखा है क्वेश्चन में, है ना, EY और EX से रिप्रेजेंट की, तो मैं भी वही ले लेता हूं। तो यहाँ पर EX निकलेगी, लेकिन 3EY लगानी पड़ी, तो नेट में निकली कितनी, EX माइनस 3EY।
और ऑप्शन बेटा वैसे दे रखे हैं, इसको इस तरफ दे रखा है Ex इज इक्वल टू 3EY प्लस U। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये FST 14 का ही क्वेश्चन है। उसमें भी ये आया था M1 M2 दो मासेस है, वहां पे अर्थ और मून के रखे थे और उनके रेडियस दे रखे थे, कह रहे थे उनके मिड पॉइंट से एक स्मॉल m मास को एस्केप करना है, स्मॉल m मास को एस्केप करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेटा कभी भी अगर एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन आता तो दिमाग में केवल और केवल एक ही बात होनी चाहिए, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। बेटा देखो बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, जब एक्सटर्नल एजेंट तो टोटल एनर्जी चेंज होती है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। मतलब जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल ना हो तो टोटल एनर्जी चेंज हो ही नहीं सकती। बेटा एक्सटर्नल एजेंट जब देगा तभी तो टोटल एनर्जी चेंज होगी, है ना। अगर अपने लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, है ना, अपने लोग आपस में मतलब लेन देन कर रहे हैं पैसे का, किसी भी मतलब, है ना, इससे भाई सब्जी खरीदी पैसे दे दिए, इसने मेरे से भाई मतलब ट्यूशन पढ़ी मेरे को इसने पैसे दे दिए, है ना। तो मतलब ये जो चल रहा है बेटा, ये तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब अपने टोटल जो अपने जो रूम में लोग हैं, अगर मान लो हम ही दुनिया है, तो अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से बस बिजनेस कर रहे हैं, है ना, इसको दवाई चाहिए इसने इसको पैसे दे दिए, इसको पट्टी करानी है ना, तो ये नर्स के पास गया इसने इसको पैसे दे दिए। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों की मतलब ये टोटल पैसे चेंज नहीं होगी, लेकिन जब दुनिया में बाहर से कोई इंसान आएगा, है ना, और वो आके मान लो कि हमसे ट्यूशन पढ़े, है ना, इससे पट्टी करवाए नर्स से, है ना, और मान लो कि इससे मालिश करवाए दोमन से, तो इसका मतलब ये होगा कि अब क्या होगा बेटा, दुनिया को मतलब टोटल में पैसे बढ़ जाएंगे। दुनिया में पैसे कब बढ़ेंगे बेटा, जब एक्सटर्नल एजेंट आएगा, जब एक्सटर्नल सोर्स आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा जब एक्सटर्नल एजेंट होता है तो टोटल एनर्जी चेंज होती है, जब एक्सटर्नल नहीं होगा तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, जब नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं होगा तो बेटा थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। When only conservative forces are acting, mechanical energy will remain conserved। प्रूव करो मैथमेटिकली, ऐसे समझ में आ जाता है। और अगर फ्रिक्शन साथ में डाल दी, स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऑसिलेट करे, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो बेटा क्या होगा, कभी पोटेंशियल कभी काइनेटिक कभी मिक्सचर, कभी पोटेंशियल कभी काइनेटिक कभी उन दोनों का मिक्सचर, लेकिन टोटल वही रहेगी। फ्रिक्शन लगा दिया, अब नॉन कंजर्वेटिव भी आ गया, अब क्या होगा बेटा, हल्के हल्के मतलब गर्म हो जाएगा ना बेटा। जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, थर्मल एनर्जी का, और मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होगी, पर टोटल एनर्जी वही रहेगी। अब वहां पर मान लो योकोजुना आ गई, है ना, प्रियता, है ना, इन्होंने क्या किया, वहां पर ये जो मतलब ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था, अब नॉन कंजर्वेटिव भी है, कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स भी और एक्सटर्नल भी आ गई, अब ये उसको जबरदस्ती हिलाई जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, अब टोटल एनर्जी बढ़ रही है। अब टोटल एनर्जी क्यों बेटा टोटल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को वो रिड्यूस होने नहीं दे रही, और लेकिन वो लगातार रगड़ खा रहा है, थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम के पास क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रही है। सौम्यजीत आगे बेटा, पक्का आगे, अजय ठाकुर बेटा आगे, वॉलीबॉल प्लेयर, नीरज बेटा आगे। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, तो बेटा जब ये यहाँ पे है तो जो बेटा इस टाइम मैकेनिकल एनर्जी जब इन्फिनिटी में पहुंचेगा तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को क्या कर देंगे, जीरो। क्यों कर देंगे जीरो बोलेंगे, क्यों कर सकते हैं जीरो, क्योंकि बेटा मिनिमम वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी। क्या मिनिमम सप्लाई करनी पड़ेगी एस्केप कराने के लिए, क्या मिनिमम सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, मिनिमम क्या सप्लाई करनी पड़ेगी एस्केप कराने के लिए, तो बेटा इन्फिनिटी पे जाके उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई, काइनेटिक भी जीरो हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही। लेकिन अगर आपने वीई से ज्यादा दिए तो एस्केप मतलब वहां पर इन्फिनिटी में पहुंच के बेटा चल रहा होगा पागलों की तरह। समझ में आया नहीं है? तो अनिकेत बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ अनिकेत पुत्र, हाँ तो अनिकेत बेटा -Gm1m अपॉन d/2, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी -Gm2m अपॉन d/2, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mve² इक्वल टू 0। प्लस 0 लिखो, दो बार 0 लिखो, एक बार में काम चल जाएगा, नहीं दो बार लिख लेते हैं। तो यहां से बेटा ve निकाल लेंगे आप लोग, बेटा ये d/2 का 2 ऊपर जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4Gm1 प्लस m2, गंदी राइटिंग में साफ करूं या हो जाएगा, इज इक्वल टू ve आ जाएगा इसका अंडर। कह दो आगे प्यारे बच्चों। इसके बाद बेटा मेरे से कह रखा है ये पांचवा क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही भयानक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एवरेज मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एवरेज पूछा है। अरे बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये मतलब मेरे को तो ये क्वेश्चन ही बिल्कुल बर्बाद लगा है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि बकवास है, क्योंकि इसमें ये कह ही नहीं रखा कि बी क्या है,
अरे बी मैग्नेटिक फील्ड है मैं भी जानता हूं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ये कौन बताएगा? अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो आंसर अलग आएगा, आरएमएस वैल्यू है तो आंसर अलग आएगा, आरएमएस के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो बेटा जो बेटा एवरेज एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम बेटा वो b²/2 म्यू नॉट होती है, अगर आपको याद हो। क्या ये बात याद है? yes, लेकिन अगर ईएम वेव है तो बेटा b लगातार चेंज हो रही होती है, b = b0 sin kx - ωt। तो जब ये बेटा लगातार चेंज हो रही होती है, जब ये लगातार चेंज है तो बेटा कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? बेटा साथ में साइन स्क्वायर भी आ जाएगा। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों की एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो अगर बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है तो बेटा आंसर आएगा b²/4 म्यू नॉट, क्योंकि साथ में एक साइन स्क्वायर भी आ रहा है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो अगर बेटा एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बतानी है इन मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बतानी है अगर मेरे को इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा b²/4 म्यू नॉट अगर b मैक्सिमम वैल्यू है। पर अगर बेटा b है ही आरएमएस वैल्यू तो डायरेक्टली b²/2 म्यू नॉट बोलो, फिर तो कोई दिमाग नहीं लगाना ना भैया। ढंग का हाँ, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, बैठेंगे बेटा, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने ध्यान से, इसकी तो दुर्दशा होगी। हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा b²/2 म्यू नॉट, b²/2 म्यू नॉट, ये बेटा ये एनर्जी है b²/2 म्यू नॉट। बेटा एनर्जी बेटा मैं तब कह सकता हूं जब b आरएमएस वैल्यू है बेटा, क्योंकि ना बेटा अगर मैं b मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, हर जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना होगी बेटा, ईएम वेव है, b इस तरीके का होगा ना बेटा, b0 sin kx - ωt। अरे हाँ ना बोलो यार। yes, तो इस जब b² की एवरेज वैल्यू लूंगा तो b0²/2 आ जाएगी। तो बेटा अगर मेरे को कह देंगे b है ही आरएमएस वैल्यू, फिर b²/2 म्यू नॉट नहीं है। सेम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे एवरेज, तो हाफ एप्सिलॉन E² में तब बोल सकता हूं जब E आरएमएस वैल्यू है, और अगर E मैक्सिमम वैल्यू है तो बेटा E की एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी E0 sin kx - ωt, तो साइन स्क्वायर की एवरेज क्या हो जाएगी? हाफ। तो फिर बेटा 1/4 एप्सिलॉन E² आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/4 एप्सिलॉन E²। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/4 एप्सिलॉन E²। तो बेटा अगर आरएमएस वैल्यू तो हाफ एप्सिलॉन E², आरएमएस वैल्यू तो b²/2 म्यू नॉट। ये एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पर आरएमएस है। और अगर मैक्सिमम है तो बेटा मैक्सिमम है तो मेरे को पहले आरएमएस निकालनी पड़ेगी b0/√2, फिर पुट करनी पड़ेगी हाफ एप्सिलॉन E² में और b²/2 म्यू नॉट। कह दो आगे। yes, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये आप देख रहे हैं लगातार मतलब हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर्स का, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है हालांकि ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बेटा कह रहे हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। 5, 12, 13 देखते ही पाइथागोरस चाचा याद आ गए। यस सर। 5, 12, 13 पूछा एंगल बिटवीन q एंड r, इन दोनों के बीच में एंगल पूछा। भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है एक वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा। अगर हेड हेड ज्वाइन कर रहे होते हैं तो बेटा यही एंगल हो जाता है, टेल टेल ज्वाइन करते तो भी यही एंगल होता है, और अगर हेड टेल करते हैं तो ये एंगल नहीं होता है, तो ये एंगल होता है। क्योंकि एक के डायरेक्शन से जाने के लिए दूसरे में कितना टर्न करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर, और उसमें भी छोटा वाला टर्न, ये नहीं कि ऐसे टर्न कर रहे हैं। वैसे तो डेफिनेट सी बात है अगर टर्न कर रहे हैं इधर से इधर को, तो कौन सा टर्न लोगे? ऐसे करोगे या मतलब ऐसे घूम के पहुंचोगे यहाँ पे? नहीं पहुंच सकते हो टाइम पास करने के लिए, है ना, टैलेंटेड तो है ही, क्यों रमेश? तो बेटा मैं मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा? 12/13। तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 12/13। cos इनवर्स 12/13 आप आया है। yes, बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों क्या है बेटा, एफएस ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा गया है वर्क डन कितना आएगा। एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन, है ना। अगर मतलब एंगल 0 है वैसे तो तब कहना चाहिए, लेकिन आपके में मेंशन ही नहीं होता कभी भी, है ना। तो मान लो कि एंगल 0 ही है ना, लेकिन अगर मान लो कह दिया 60 है तो बेटा एफएस ग्राफ के नीचे का एरिया एफ इंटू एस देगा। एफएस cos 60 अपने आप करना पड़ेगा, cos 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया बेटा? ये एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 40, और ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 4 इंटू 10। अरे समझ लो 6 से 10 तक 4, हाफ ऑफ 4 इंटू 10 क्या है? 20। 20 प्लस 40 कर लोगे 60 ओरली। वेरी गुड, आप लोग बहुत होशियार। अच्छा ठीक है, अच्छा घमंड नहीं करना है बेटा, मजाक कर रहे हैं। हाँ तो चम्मू चम्मू बेटा रिंग है, क्या है बेटा? है ना, इसी की वजह से जीवन जानना हुआ बेटा अपना। मैं मजाक नहीं कर, तुम लोग हंसने लग जाते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए बेटा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब क्या होगा बेटा कुछ नीचे आ गया यहाँ से। और बेटा किसी आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, आर साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन थीटा नॉट बाई 2, याद है भूल गए, आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। बेटा किसी भी अगर आर्क का सेंटर ऑफ मास बताना होता है प्यारे बच्चों, तो बेटा वो कितने डिस्टेंस पे होता तो एंगल बाइसेक्टर पे, और होता कहां पे, अगर ये थीटा एंगल होता है तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है आर साइन थीटा बाई 2। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। नहीं है आर्किंतिलिन चोपड़ा आ गया। तो बेटा यहाँ पर क्या जाएगा, आर साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वन हो जाएगा अपॉन पाई बाई 2, 2r बाई पाई पे आ गया सेंटर ऑफ मास नीचे जो पहले यहाँ पे था। कह रहे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आता है उतना ही तो वर्क होता है, या वर्क डन बाय ग्रेविटी कह लो, या वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो बेटा क्या आ जाएगा, mgh mg into 2r बाय पाई, इतना ही नीचे है, कह दो आगे भाई। यस सर। नहीं है भाई लोग। अरे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय ग्रेविटी तो एक ही बात आती है ना। यस सर। नीरज बेटा समझ में आ रहा है? अरे हाँ बोल रहे हैं। हाँ भाई लोग आ रहे हैं, सबको समझ में? अच्छा इसके बाद 8 ये हो गया। 9th बेटा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ बेटा। कुछ इस तरीके का है कि कह रहे हैं कि इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इफ करंट फ्लोज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड्स देन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। बेटा अगर पी टाइप या एन टाइप एक्सट्रिंसिक होता है तो बेटा वहां पर तो क्या होता है बेटा, बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट होता है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के कारण ही हो रहा है, खाली किसके कारण हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने। मतलब ना ही हमसे कह रहे हैं कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही हमसे कह रहे हैं होल्स है, मतलब बॉन्ड्स की ही ब्रेकिंग हो रही है तभी करंट फ्लो हो पा रहा है। इसका मतलब कौन सा बेटा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रखा है कि सॉलिड सिलेंडर है और उसमें करंट है बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा क्या है बेटा, करंट है, और कैसा करंट है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, मैं आपको याद दिलाता हूं। यस सर। और बाहर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या ये बात याद है? यस सर। म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2, और बाहर होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अंदर क्या होती है बेटा, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2, 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 है ना, म्यू नॉट जे आर बाई 2, क्योंकि जे और आर में एंगल तो 90 होता है। जे क्रॉस आर किस लिए बताते हैं बेटा, डायरेक्शन देखने के लिए। किसके लिए बताते हैं, डायरेक्शन। प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2, तो बेटा अगर जो मैक्सिमम यहाँ पे तो a बाई 2 पे कितनी होगी, उसकी हाफ। नहीं आया, पक्का आ गया। yes, और बाहर होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो मैक्सिमम यहाँ पे है, a पे b है, तो 2a पे क्या हो जाएगी बेटा, 2a पे क्या हो जाएगी, b बाई 2, क्योंकि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा r डबल हो गया ना, तो हाफ हो गई वैल्यू। yes, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो अगर r हाफ हो गया तो वैल्यू हाफ हो गई, मैक्सिमम की हाफ हो गई, तो दोनों जगह सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। नहीं है, समझ में नहीं है। हेलो चम्मू, दूसरा चम्मू स्क्वायर्स आ गया। तो बेटा चम्मू मेरी बात सुनिए। अंकित बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या वो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होती है, बाहर होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के बाहर होती है, जैसे करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर स्क्वायर के तरह से नहीं वेरी करती। याद आ गई बात? वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा बस मैं आपको ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा क्या है, इसमें पूछ रहे टाइम पीरियड कितना होगा। अरे बहुत ही लल्लू सा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता था। अगर k हो, अब k के बदले क्या हो गया, 4k। नहीं समझ में आया? क्योंकि अब इसको x इधर करूंगा तो ये 2k x से धकेलेगा, कितने से, 2k। और जब x इधर खींचूंगा तो ये x खींच जाएंगे, तो ये 2k x से खींचेगा भी, तो kx और 2k कितना हो जाएगा बेटा, 4k कितना हो जाएगा, 4k। बच्चों बोल दो आ गया या नहीं आया? तो बेटा जब इसको इधर करूंगा x से, तो क्या हो जाएगा, ये kx खींचेगा और ये x दब गया तो ये 2k x से ये भी धकेलेगा ना, दब गया तो पुश करेगा, नहीं है, और ये एक्सटेंड होगा तो ये पुल करेंगे kx। तो बेटा टोटल फोर्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, बता दो जरा, 4kx है ना, और 4kx को हम बेटा क्या कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर x। 4kx को हम क्या कर देंगे बेटा, m ओमेगा स्क्वायर। नहीं है बेटा, बेसिकली k के बदले 4k आ गया तो 2 पाई अंडर रूट m बाय 4k हो जाएगा। याद रखने के लिए बस ये याद रख लो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, m ऊपर आएगा या k ऊपर आएगा। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रज इधर आओ दौड़ के, है ना, सुमन तुम भी इधर आओ दौड़ के, शाबाश जल्दी आओ।
तो बेटा देखो अगर ना मास अगर बेटा कम होगा, है ना, मान लो रिस्टोरिंग फोर्स मैं ही लगा रहा हूँ, मास अगर बेटा कम है तो क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी मतलब ऑसिलेट कर जाएगा। क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर जाएगा। और अगर मास थोड़ा सा ज्यादा है ना, ये देखिए अब मास थोड़ा सा क्या है बेटा, इस केस में बेटा मास क्या है, ज्यादा है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम क्या होगा बेटा, ज्यादा है, गेट लॉस्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मास अगर ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, मास अगर ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। थक गया तो मास ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा। मास ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा, है ना। तो मास ऊपर आएगा, मास ज्यादा तो टाइम ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा। तो 2 पाई अंडर रूट m by 4 के आंसर है, 2 पाई अंडर रूट m by 4 के आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है बेटा, m मास के ना दो वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, पार्टिकल्स, ठुल्लू है, हाँ ठीक है। अब वो r रेडियस पे घूम रहे हैं दोनों के दोनों बेटा म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में। तो प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा गया है, बता दीजिए, कह रहे हैं बता दीजिए, क्या क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। ये इसको कितने जोर से बोलेगा, आज बताओ जरा, Gm अपॉन 2r का स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर हो रहा नहीं है, v निकाल लेंगे, वेलोसिटी पूछिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये m तो काट देंगे ऐसे, अंडर रूट जी एम बाय 4 आ रहेगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा ना, 4 का 2 हो जाएगा बाहर जाके, क्या हो जाएगा आंसर, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाफ अंडर रूट जी एम बाय आर। कह दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल रहे हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें I1 by I2 बताना है, ठीक है ना रोशनी। देखो बेटा ये I1 by I2, इसमें I1 और I2 बताना है, ठीक है, ये वाला और ये वाले करंट का रेशियो बताना है आपको। बस बेटा ध्यान क्या देना होगा, ध्यान ये देना होगा कि मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर बेटा ये पीएन जंक्शन डायोड है और फॉरवर्ड बायस्ड में है, तो ये बन जाएगा जीरो रेजिस्टेंस। क्या बन जाएगा बेटा, जीरो रेजिस्टेंस। तो अगर ये जीरो रेजिस्टेंस बन गया है ना, तो इसका मतलब इसमें करंट जाने का नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग हुई पड़ी नहीं है समझ में, इसमें करंट जाने का नहीं, तो I1 तो हो गया जीरो और I2 क्या हो गया बेटा, पूरी बात में टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 2 किलो, तो 10 by 2000, 10 by तो कितना गया बेटा 5 मिली एम्पियर, 5 खत्म। ये हो गया 13th क्वेश्चन। ये क्या हो गया 14th वाले में बेटा क्वेश्चन ये है, एक तो पूछिए हाफ लाइफ बेटा, मतलब इसमें तो बेटा आंखें बंद करके बता सकते हो बेटा, 100 से 50 हो गया 3 आवर्स, तो 3 आवर्स हो गई हाफ लाइफ। और बेटा साथ में ये पूछा है काउंट्स इन दी फर्स्ट हाफ लाइफ, मतलब कितने डिके हो गए इन दी फर्स्ट हाफ लाइफ। बेटा एक हाफ लाइफ में कितने डिके होंगे बेटा, आधे। कितने डिके होंगे बेटा, तो बेटा यहाँ पर ये ना एक्टिविटी का ग्राफ दे रखा है, एक्टिविटी वर्सेस टाइम का। तो इनिशियल एक्टिविटी जो है 100, उसको आपको किसके बराबर करना पड़ेगा, लैम्डा एन के। किसके बराबर करना पड़ेगा, लैम्डा एन। और बेटा लैम्डा क्या होगा 0.693, अब 0.7 ले लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेरे को ये कह रखा है बेटा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसको 0.7 ले लीजिए, क्वेश्चन में मेरे को कह रखा है अप्रोक्सीमेटली कितने फूट जाएंगे फर्स्ट हाफ लाइफ में, काउंट्स दैट विल डिके इन फर्स्ट हाफ लाइफ। बेटा अब ना यहाँ पर ना मतलब वर्ड थोड़े से ऐसे यूज हो रहे थे जो थोड़े से ना भारी लग रहे थे सुनने में, तो थोड़ा सा ना खुद भी आइडिया लगाना होगा। और क्या पूछ लेगा भाई, शुरू की पहली हाफ लाइफ में कितने काउंट्स मतलब कितने फूट गए, यही पूछ रहे है ना। तो बेटा यहाँ पर बस आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 0.693 बाई टी हाफ से, टी हाफ पता है आपको 3 आवर्स, वहां से आप लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा एन इक्वल टू एक्टिविटी करेंगे, एन पता लग जाएगा। लेकिन हाफ लाइफ में फूटेंगे कितने, n/2। कितने फूटेंगे प्यारे बच्चों, n/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था बेटा, डॉपलर इफेक्ट का हर बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बेटा ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। सोर्स यहाँ पे हवा इधर को चल रही है, तो इसके लिए जो बेटा जब जो एक ऑब्जर्वर ए है एक ऑब्जर्वर बी है, सोर्स ऑब्जर्वर्स दोनों के दोनों ऑब्जर्वर्स जो है वो सब रेस्ट में, सबके सब मतलब सब थके हुए प्राणी हैं, सबके सब क्या है थके प्राणीज, थके प्राणीज। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब बेटा इसके लिए आएगा क्या, इक्वेशन क्या है, f डैश इज इक्वल्स टू f v प्लस विंड की वेलोसिटी, v प्लस विंड की वेलोसिटी, v vovs आता है, vovs दोनों जीरो है, तो बेटा क्या आ जाएगा बेटा f डैश इक्वल टू f। जब रिलेटिव मोशन होता है तभी डॉपलर इफेक्ट होता है, तभी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देते, बोलेंगे जब तभी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती है, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। बेटा जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी बेटा, वही की वही है ना, तो दोनों को बेटा सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये हो गया 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, उसमें कह रहे हैं लेक में h डेप्थ पे, बेटा ओशियन में h डेप्थ पे गए है ना, मतलब लेक में, लेक कह रहे थे, ओशियन
जो कह रहे हैं भाई वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता अपने को उससे, है ना, लेक है, ओशियन है ना। तो बेटा बस मैं अपने आपको ये कहना चाह रहा हूँ बस कि ना बेटा जो इंक्रीज इन डेंसिटी है बेटा, जो परसेंटेज इंक्रीज इन डेंसिटी है वो 2% है एट दी डेप्थ। जो वाटर की डेंसिटी में परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है दैट इज 2% एट दी डेप्थ। तो बेटा मेरे से ये पूछा गया है प्यारे बच्चों कि पूछा क्या गया है कि डेप्थ कितनी है लेक की, डेप्थ h मतलब डेप्थ पूछे लेक की। तो बेटा जो कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है 50 into 10 की पावर -6 पर एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। अब मैं बस आपको बेटा ये बताना चाह रहा हूँ बल्क मॉडुलस 1 अपॉन, बेटा बल्क मॉडुलस होता है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, नहीं आया? और वो होता क्या बेटा, चेंज इन प्रेशर मतलब नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बेटा dV/V जो होगा वो d rho by rho, वैसे तो माइनस भी लगाना चाहिए मेरे को बेटा, ये बात मालूम है dV/V और d rho by rho बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। yes, क्यों? क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, लॉग डिफरेंशियल करेंगे ये कांस्टेंट है, लॉग डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, d rho by rho इज इक्वल्स टू माइनस dV/V। अरे कह दो आ गया। yes, कैसे, ln rho इज इक्वल्स टू ln m माइनस ln v, d लूंगा तो क्या होगा, d ऑफ ln m 0 हो जाएगा, तो d rho by rho माइनस dV/V, और जो dV/V माइनस आ रहा है यहाँ पे क्या रहेगा d rho by rho, नहीं आया? अब बेटा 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ये मेरे को पता है, अच्छा कैलकुलेट करके दिखाओ चलेगा, चलो कर देते। 50 into 10 की पावर -11, आप कहोगे 10 की पावर माइनस, ये पर एटमॉस्फेयर में गिवन है बेटा, m के यूनिट में 1 एटमॉस्फेयर इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 की पावर 5 आएगा 1 अपॉन में, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -11, ठीक है। और चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, rho gh, 10 की पावर 3 होती है वाटर की डेंसिटी, 10 की पावर 4 h, और बेटा d rho by rho क्या हो जाएगा बेटा 0.02, नहीं आया? पक्का आ गया समझ, खत्म हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/5 क्या हो जाएगा 0.2, अरे 1/5 2 टाइप का होगा ना, 100/50 2 टाइप का आएगा, 2 आएगा, 2.2 आएगा, 2 2 4, 4 वाला आंसर आएगा, 4 वाला एक ही ऑप्शन, 4 वाला तो 4 किलोमीटर आंसर है, ठीक है। अरे कर लेना ना सॉल्व यार, हो जाएगा, मैं नहीं कर, मेरे को इतनी कैलकुलेशन आती नहीं है। 17, अरे कर लोगे ना यार, yes, लल्लू कैलकुलेशन है भाई। श्रवण सब ठीक ठाक है, बड़ा स्माइल कर, फोटो दिखा दें। चलिए बेटा मन लगाएंगे 17th क्वेश्चन, बेटा ये बहुत ही खतरनाक आपके सामने क्वेश्चन है, आरएमएस वेलोसिटी पूछी √3 RT/m होती। अब मेरे को मिला था श्रृंगेरी सर, मैं जा रहा था, बोले सर आरएमएस वेलोसिटी √3 RT/m होती, मैं डर गया, ठीक है। अच्छा PV = nRT से RT की वैल्यू निकाल लोगे? yes, क्या होगी बेटा RT की वैल्यू, पहले बच्चे बता दो, 3 PV/m, m, और n into m क्या हो जाएगा बेटा, मास, तो 3 PV/m, प्रेशर गिवन, वॉल्यूम गिवन है, मास सब सेंटीमीटर में ही ले लो, सब सीजीएस यूनिट में कर लो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि सब वैसे ही गिवन है ना। अगर आपको कन्वर्जन बड़े अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं जैसा आपको मन करे यार, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आइए करते हैं, 24 into 10 की पावर 5, 3 आ गया, अच्छा 3 नहीं है, वॉल्यूम कितनी है 10 लीटर, तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब में कितनी हो जाएगी पहले बच्चों बोलो, 10,000, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4, मास कितना दे रखा था बेटा 20 ग्राम, तो 20 बस ग्राम सीजीएस यूनिट में सारा ले लिया ना। yes, अच्छा परेशानी हो गई, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 दो बार आ रहा है, 10 की पावर 4 बाहर निकल, चल ये क्या हो जाएगा 2 12 12 3 36, 36 का अंडर रूट क्या था 6, अच्छा 6 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गई, तो अपॉन 100 कर देंगे, 600 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 600 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो 17th भी हो गया। 18th बेटा डिस्क जा रही है बेटा, रोल करती कितनी हाइट चढ़ेगी, कह रहे हैं रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, अरे नहीं आया बेटा, वर्क पे ग्रेविटी क्या आएगा -mgh, खाली एक ही चीज है जो वर्क कर रही है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो 0 है और इनिशियल क्या है ki, माइनस माइनस काट दो, बस mgh = ki कर दो, mgh, और बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं बेटा डिस्क की, पेन से, कैसे लिखते हैं पेन से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा mr² / 2 + mr², नहीं है mr² / 2 तो 3/2 mr², 3/2 नहीं है, ये हो
v स्क्वायर नहीं आया, h बताना था, m को काटो 3/4 v स्क्वायर बाय 4g, 3/4 v स्क्वायर बाय g। r ओमेगा को तो वेलोसिटी कह देंगे ना, यस सर, v तो r ओमेगा होगा, यस सर, अरे कह दो आ गया, यस सर। जिसको ना है वो हाथ दिखाए, हम गर्दन काट देंगे। लोहित आगे कोई दिक्कत नहीं, लोहित रमेश आगे बेटा, शर्मा सौम्यजीत भाई आगे, नाम याद दिलाओ, रियाज आगे बेटा, रियाज समझ में बेटा, रियाज बेटा 19 क्वेश्चन बेटा क्या करे, 3 4 रहे टी पी डब्ल्यू पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट गलत है बेटा। अगर कोई ये कहे टी वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्विलिब्रियम में पार्टिकल प्लस डब्ल्यू वेक्टर तो क्या ये जीरो नहीं है, अरे आएगा ना यार, अगर इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है, टोटल फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है, टोटल फोर्स जीरो, क्या तो आया यार। उसके बाद बेटा मतलब इक्वेशन इस तरीके की देखें बेटा, देखो p वेक्टर इधर लग रहा है, चलो t cos थीटा इक्वल टू w, t sin थीटा इक्वल टू p, नहीं है, ऐसे ऐसे पूछ रखा है कि कौन सी इक्वेशन सही नहीं है। t sin थीटा इक्वल टू p, t cos थीटा इक्वल टू w, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा इक्वल टू p बाय w, यही सारी इक्वेशन दे रखी है। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन सी इक्वेशन है। तो बेटा पहली इक्वेशन क्या है, p इक्वल टू w tan थीटा, सही है। दूसरी इक्वेशन क्या है, t वेक्टर प्लस p वेक्टर प्लस w वेक्टर इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। t स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, बेटा p और w का जो रिजल्टेंट आएगा, p और w का, t उतना ही होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, t इक्वल टू p स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, तो ये भी बिल्कुल सही। आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लीजिए, t स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, देखिए। चौथा है t इक्वल टू p प्लस w, ना 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 ना, ये गलत है भाई, यो गलत है, यो अरे आया कि नहीं आया, आइए देखिए आपके सामने फिर से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। चार्ज दे रखा है, पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितने डिस्टेंस के लिए उसको बहाया गया ये दे रखा है, उसकी वेलोसिटी पूछी है इतना। अरे भाई क्यू ई फोर्स हो गया, एफ इनटू डी वर्क कर लेंगे, कर लोगे बेटा, ऐसे करना है बड़ा मुश्किल है। देखो 3.2 इनटू 10 की पावर माइनस, मैं वैसे लिख देता हूं, नंबर से डालो, क्यू ई डी हो गया वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली रेस्ट पे था तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यू गिवन है, ई गिवन है, डी गिवन है, एम गिवन है, वी एक ही अननोन है, और एक अननोन क्वेश्चन में चाहिए होता है। नहीं आया, जिसको नहीं आया बेटा बता दे। अच्छा कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं पूरी कैलकुलेशन, बस मन कर रहा हूं कि कर दो, काश किसी का मन नहीं कर रहा है। ब्रजलाल गोपाल आगे, बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। देखो इसमें क्या कह रखा है प्यारे बच्चों, देखो बात सुनेंगे ध्यान से। हेलो गधे, अंबानी बेटा बात सुनो, मेरी बात सुनेंगे बेटा। बेटा ये ना 27 माइक्रोफैरेड तब था जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे, है ना। अब ये खाली बैठा तो ब्रजलाल गोपाल ये आगे इसने इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, है ना। एक है K1 इक्वल टू 3 और एक है K2 इक्वल टू 6, है ना। तो बेटा अब मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कैपेसिटेंस हो गया बेटा, एक 2D/3 का एक हो गया एक, और उसके बाद एक D/3 का एक हो गया। नहीं आया समझ में, दोनों सीरीज में हो गया यार, क्या तो आ गया यार बेटा। अगर A एप्सिलॉन नॉट बाय D था पहले कैपेसिटेंस, है ना, अब D/3 हो तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा यार। पहले क्या था 9 माइक्रोफैरेड था, पहले क्या था 9 पिकोफैरेड, पहले 9 था इसका, तो बेटा D के बदले D/3, इसका क्या हो जाएगा 27, और इसका क्या, इससे डिस्टेंस डबल है 2D/3, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा नहीं है। अरे D/3 में 3 टाइम्स हुआ और 2D/3 में 3/2 टाइम्स, 27/2। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट्रिक डाल दी, इसमें कौन सा वाला डाला 6 वाला, और इसमें कौन सा डाला 3 वाला, तो अब क्या हो जाएगा 27 3 81, इसका क्या है इनटू 6, अरे वाह ये भी वही 81। अब ये सीरीज में 81 का क्या होता है बेटा, सीरीज में 81/2 मतलब 40.5। मैं फिर से बोल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, हेलो सिंगर लता मंगेशकर, ओ इंग्लिश बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको बस बेटा ये बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है बेटा 1/3 वाला ले लिया बेटा, ये एक D/3 वाला, एक कैपेसिटर हो गया 2D/3 वाला। अगर D/3 वाला एयर वाला होता तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/3 कितना हो जाता बेटा 3 टाइम्स 27, और ये क्या हो जाता 3/2 टाइम्स 27/2। अब इसमें डाल दिए 6 वाला डाइलेक्ट्रिक, तो K टाइम्स होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक डालने से रश्मि K टाइम्स हो जाता है डाइलेक्ट्रिक वो कैपेसिटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स 81, 27 3 81, ये न्यू कैपेसिटेंस हो गए 81 और 81 का क्या हो जाएगा 81/2 40.5, वेरी गुड। अब यहाँ पे बेटा क्या है देखो, एक ना बेटा ये फ्रीक्वेंसी 512 ना कांस्टेंट थी, पता थी हमको, है ना। एक तार थी
उससे ना मतलब 4 बीट बन रही थी। 4 बीट का मतलब होगा या तो 508 होगी फ्रीक्वेंसी या 516, या तो 4 कम या तो 4 ज्यादा। लेकिन हमने जब उसकी टेंशन बढ़ाई, बढ़ाई तो बीट फ्रीक्वेंसी घट के 2 हो गई। इसका मतलब वो पहले 508 होगा, बढ़ के आया होगा तभी डिफरेंस कम होगा। नहीं आया बेटा, पहले नीचे रहा होगा ना, 4 होगा डिफरेंस। पास में आएगा तो क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। पास में आएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 बीट पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई, 2 बीट पर सेकंड। नहीं आया। अभिजीत आ रहे, खड़े तुम जरा। अभिजीत बेटा मेरी बात सुनो। बेटा तुम ना गधे हो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मजाक कर रहा है ना, पूछ थोड़ी ना तुम्हारी, देखो जरा है तो। बेटा प्यारे बच्चों बात सुनेंगे। बेटा 512 है तो 508 आएगा या 516 आएगा। बेटा या तो 508 आएगा या 516 आएगा, या 508 आएगा या 516 आएगा। नहीं आया, अरे आ गया। यस सर। तो बेटा अगर ना बढ़ रही है ना टेंशन बढ़ाने पे, मतलब वो नीचे रहा होगा ना, क्योंकि अगर 516 पे होता तो वो और बढ़ जाती ना उसकी फ्रीक्वेंसी। yes, और बढ़ जाती तो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में और बढ़ जाती, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हो तो उसको बोलते बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 508 कितनी होगी, 508। इसको बोलते राइटिंग। ठीक है। अच्छा 23 में क्या रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ना बेटा बराबर है। मिनिमम डेविएशन की बात चल रही है और कह रहे हैं वो 3/4 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर है 3/4 है 60 के, मतलब 45 हो गया। कितना हो गया, 45। ठीक है भाई, ये 45 है। और बेटा यहाँ तो 30 बनेंगे। नहीं आया समझ में। और यहाँ डेविएशन क्या आ जाएगा, ये 45 ये 30, ये 45 तो ये भी 45 ये 30, तो डेविएशन यहाँ कितना आया 15 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी 15 डिग्री है। नहीं आया, क्योंकि भैया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में जितना एक फेस पे डेविएशन आता है उतना ही दूसरे फेस पे भी आता है ना यार, क्योंकि R1 R2 बराबर होते हैं और I और E बराबर होते हैं। तो यहाँ पे E माइनस R2 आता है, यहाँ पे I1 माइनस R1 आता है। अरे कह दो आ गया यार। yes, नहीं आया। फिर बताओ प्यारे बच्चों, देखो ना ये है बेटा, ये ना ये बड़ा खूबसूरत प्रिज्म है ना। ये 45 डिग्री है बेटा, यहाँ 30 डिग्री पे अंदर है। ये प्यारे बच्चों ये 30 है, ये 45 है, ये 45 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 45, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15। फिर से ये 30 है, फिर से ये 45 पे जा रही है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, और ये 45, तो यहाँ डेविएशन फिर से 15 30 बेटा ओरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजे लेते रहेंगे खाली, यहाँ पे फटाक से होना चाहिए। 45 यहाँ 30 पे जा रही है तो 15 डिग्री। I माइनस R कितना आता बेटा, बेटा ये तो अपने को याद रहना चाहिए। पक्का याद है, याद दिलाओ एक बार फटाफट से ना बोलते जाएंगे साथ साथ में। ये एंगल है I1, कितना है I1, ये है R1। प्यारे बच्चों अगर ये I1 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो ये कितना होगा, ये I1, ये I1 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल I1 नहीं होगा। और ये क्या होगा, पहला डेविएशन, ये क्या आएगा, नहीं आया। yes, आना बोलो यार। yes, अब ये एंगल अगर R2 है और ये मान लो I2 है, ये R2 है तो ये भी होगा R2, ये डेविएशन कितना आ जाएगा I2 माइनस R2। अरे क्या तो आ गया यार। yes, I माइनस R का डेविएशन आता। अगर एक जगह 15 आ रहा दूसरे पे भी 15 मैंने डायरेक्टली क्यों बोला, क्योंकि बेटा मिनिमम डेविएशन पे दोनों फेस पे बराबर आता है। अजय राव समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ गए। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर किया मैंने, 23। 24 बेटा ये दे रखा है, ये देखो एक साइड ये है, एक साइड ये एरिया नहीं अंडर रूट ए बी पूछा। क्या पूछा, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू पूछी है। ये 1.0 ये 2.0 है, तो 1 into 2 का क्या आएगा बेटा 2। बेटा ये ना बेसिकली बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर इसमें दो हैं, इसमें भी दो है 1.0 2.0, तो बेटा 1.414 तक आंसर नहीं देंगे, 1.4 देंगे। अब प्लस माइनस इसमें कुछ एरर भी है, क्योंकि ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, तो अंडर रूट ए बी में भी कुछ एरर होगी। इसको लिख देंगे y। क्या लिख देंगे, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, ऐसे कह सकता हूँ। yes, लॉग डिफरेंशियल लूंगा तो क्या आएगा, dy by y इज इक्वल्स टू हाफ dA by a प्लस हाफ dB by b। अरे क्या तो आ गया यार। yes, sir। dB क्या है 0.2, b क्या है 2, तो 0.2 by 2 कितना है 0.1 by 2 0.05, और ये कितना है dA by a कितना है 0.2 by 2 0.1, ये 0.15 हो गया।
0.15 इंटू वाई कर रहे हैं। वाई की वैल्यू कितनी है 1.4, इसकी वैल्यू कितनी है 1.4, तो 1.4 इंटू 0.15, 1.4 इंटू 1.4 अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, तो ये 0.2 आ जाए। यार कैलकुलेशन कर लोगे यार? यस सर। बड़ी सिंपल है, मैं ओरली कर ले रहा हूँ, आप लिख के तो कर ही लोगे। यस सर। अरे 1.4 इंटू 0.15 नहीं कर पाओगे? कर लो। 24, 25 रेजिस्टेंस बिटवीन द रेक्टेंगुलर फेसेस। बेटा ये ना, ये तो स्क्वायर फेस है, रेक्टेंगल वाले फेस, एक वाला फेस और एक पीछे वाले फेस के बीच में रेजिस्टेंस। तो करंट यहां से यहां जाएगा बेटा, तो लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर नहीं है समझ में? अरे आया? रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस मुझे स्क्वायर नहीं, स्क्वायर होता तो इसमें मतलब करंट यहां से जा रहा था ऐसे, इसके बीच में करंट जा रहा था। अब इससे, अब रेक्टेंगल वाले फेस से दूसरे रेक्टेंगल पे करंट जा रहा है, तो लेंथ जो ट्रेवल करनी पड़ेगी ये बस समझने वाली बात थी। रेक्टेंगल वाला फेस एक ये होगा, यहां से यहां जा रहा है करंट, ये रेक्टेंगल यहां बन रहा है, और स्क्वायर वाले फेस के बीच में तो यहां से यहां जा रहा है। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। पक्का आ रहा है? यस सर। देखो वैसे तो ये इसका तो एक भी साइड स्क्वायर नहीं है, पर मैं कह रहा हूं मान लो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बीच में तो यहां से यहां तक होता, रेक्टेंगल के बीच में तो इससे इसके बीच में। समझ पा रहे हो ना यार? यस सर। तो लेंथ क्या हो गई बेटा 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 100। तो रो एल बाय रो दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -7। एल कितना है 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, और एरिया कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर -2 इंटू 1। आंसर। अरे रो एल बाय करना है यार। यस सर। सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब ये समझेंगे, ये mg है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये भाग रहा है राजा। हाँ कोई बात नहीं, ये कैपिटल M है, एक स्मॉल m है, एक कैपिटल M है, एक स्मॉल m। ठीक है। अब बेटा ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो इसके अबाउट ये हिंज है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो mg स्मॉल mg, तो mg इंटू ये लेंथ l है, तो l/2 sin 30, इसके वो टॉर्क ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा l/2 sin 30। अरे l ये है, l/2 sin 30 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू l/2 sin 30, ये इधर को टॉर्क आ गया, और इसके कारण कितना है mg इंटू l/2, अगर ये 30 है तो ये 60 होगी, नहीं है? इसके लिए क्या है mg इंटू l/2 sin 60, ये √3/2 अगर 2 कट जाएगा, कैपिटल M बाय स्मॉल m पूछा है, √3 आ गया आंसर। l/2 तो कट गया ना, झंड हो गई इसकी, √3 नहीं आया। L दे रखा, I दे रखा, एनर्जी पूछी हाफ Li², मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल हाफ Li²। अरे नहीं आया, हाफ Li², हाफ Li², I 10 है, 100 हो गया, 100/2 50 हो गया, 50 इंटू 0.15 नहीं है, हाफ Li²। यार L 100 मिली हेनरी है, तो 0.1 हेनरी हो गया ना, इंटू 10 की पावर -3 करेंगे, तो हाफ 0.1 100, ये हो जाएगा 10/2 5 नहीं है 30। अरे बिल्कुल ही लल्लू सवाल है भाई। तो 30 वाले बेटा क्या है देखो, अच्छा थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया ना मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने 26 29 बताया, चलो 27 28 देख लेते हैं। 60 डिग्री पे लाइट आ रही है, पोलराइज्ड है, बताओ म्यू कितना होगा? 10 I = म्यू नहीं है, √3 हो गया, खत्म। 28 64 ड्रॉप मिलके एक बिग ड्रॉप बन गई, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4r, कह रहा r/2। अरे 64 मिली तो बड़ी बनेगी ना, r/2 कैसे, गधा कहीं का। 64 इंटू 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³। अरे नहीं आया, 4/3 पाई काट दोगे, R को 4r निकाल लोगे, नहीं आया भाई लोग। तो बेटा बिग ड्रॉप की जो एनर्जी होगी और स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी में रिलेशन क्या होगा बेटा? एनर्जी जो होती है सरफेस एनर्जी एरिया के प्रोपोर्शनल में होती है ना, T/A होती है ना, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो इसका जो एरिया है अगर वो A होगा स्मॉल वाले का, बिग वाले का रेडियस 4r है, तो उसका एरिया क्या है 16 है, तो 16 टाइम्स हो जाएगी, तो n क्या हो जाएगा 16। कह दो आ गया, नहीं आया?
बेटा 64 ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन रही है। 64 ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप, तो 64 × 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। वॉल्यूम तो वही रहेगी, यहाँ से R निकाल लिया 4R। एरिया क्या हो जाएगा बेटा, अगर रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा तो बेटा इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, बता दो यार। एरिया अगर 16 टाइम्स हो गया तो सरफेस एनर्जी 16 टाइम्स हो गई। क्या तो आया भाई? इसमें बेटा क्या है, इसके बाद अच्छा 29 कर लिया। 30 करते हैं। 30 वाले में क्या करेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछिए। चार्ज रखा 2e है, 5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, मास की जरूरत ही नहीं है बेटा। 1 चार्ज पे वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, और चार्ज कितना है 2e। ये तो जूल में है वर्क, q × v। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए e से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बेटा। q डेल्टा v होता है ना वर्क, 1 चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पटकने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो q पे क्या वर्क होगा प्यारे बच्चों, q डेल्टा v। q पे क्या वर्क होगा प्यारे बच्चों, नहीं आया, नहीं आया, कुछ नहीं नन्हे आ रहे। वेरी गुड, कंट्रोल करें। तो होगा 31 में क्या है, 2 किलोग्राम का ना कॉपर का पीस था, उसकी स्पेसिफिक हीट रख दिया बर्फ पे जाके। कौन करता है ऐसे काम, पता नहीं भाई। कह रहे कितनी बर्फ पिघल जाएगी भाई, ऐसा काम करना कि उठ पटांग, पहले बर्फ जमाओ बेचने के लिए और फिर उसको पिघाल दो, फायदा क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, फिजिक्स वाले करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों देखिए बेटा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन लगेगा यहाँ पे। m s कितना है 400, और बेटा टेम्परेचर 500 से क्या होना है 0, तो चेंज इन टेम्परेचर 500 आगे ms डेल्टा t हीट लॉस्ट। हीट गेन कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, m मास की, m × 3.5 × 10⁵। अरे कह दो आ गया यार। यहाँ से आप m मास निकालो कितना आइस का मेल्ट हो गया, कह दो आया। कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल ले। अरे कह दो आ गया। अंबानी बेटा आ गया, वेरी गुड। हेलो द दोस्त आ गया, सुमन तो वो 31 क्वेश्चन। 32 बेटा बताना यार, वंदना ठाकुर क्या क्वेश्चन है 32। Question number 32. Two rings of mass m and 2m are connected with a massless spring and can slip over two frictionless parallel horizontal rails as shown in figure. If ring of mass m is given v0 in the direction shown, maximum stretch in the spring will be. अरे बेटा बहुत ही बकवास क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसा लल्लू क्वेश्चन है, जीवन में ना मिले आपको। ये स्प्रिंग है और यहाँ पर भी एक रिंग है, ये m मास की, ये 2m मास की। इसको वेलोसिटी दे दी v0, कितनी दे दी मैक्सिमम स्ट्रेच। बेटा कब तक स्ट्रेच करेगा बताओ, जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो खींचता रहेगा, नहीं आया। तो मैक्सिमम स्ट्रेच कब आएगा, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी, v हो जाएगी, नहीं आया। तो बेटा m v0 मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि इस पे kx लग रहा है, इस पे भी kx लग रहा है। जितना इस पे आगे उतना इस पे पीछे को x डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व है, और x डायरेक्शन में ही मोशन है, x डायरेक्शन में ही मोशन है। नॉर्मल फोर्स तो वर्क करेगा नहीं ना रिंग पे जो लग रहा होगा। अरे रिंग को अगर ऐसे है रिंग, तो उस पे नॉर्मल फोर्स, पर वो तो वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना डिस्प्लेसमेंट के। बोलो आया। तो m v0 बराबर 3mv, क्यों, क्योंकि ये 2m मास है, ये m मास है, दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी पता लग गई 3mv। v कितना आ गया प्यारे बच्चों, v0/3। v कितना आ गया प्यारे बच्चों, v0/3। ठीक है, और पूछा क्या है प्यारे बच्चों मेरे से, ये आ गई वेलोसिटी v0/3। पूछा क्या है, मैक्सिमम बस। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि मैंने एक शॉर्टकट बता रखा था, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको नॉर्मल तरीका बता दिया। कोई बड़ा ये भी नहीं है यार, बड़ा है क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई, नहीं आया। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m v0 स्क्वायर, और बेटा बाद में कितनी होगी प्यारे बच्चों, हाफ 3m v0/3 का स्क्वायर। नहीं है, नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, हाफ माइनस ये 1/6 हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1/6 क्या होगा 1/3 m v0 स्क्वायर। अरे कर लोगे ना यार, ये माइनस नहीं कर पाओगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से आप निकाल लेंगे कितना स्ट्रेच आ जाएगा मैक्सिमम स्प्रिंग में। क्या तो आ गया भाई, लोग समझ में आ गया, पक्का है नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, प्राण निकल गए भाई।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में बेटा कह रखे हैं कि ये धरती माता है, प्रणाम कर लेंगे फटाफट से, जय हो करो। अच्छा बेटा 33 वाला क्वेश्चन पूछा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मतलब इक्वेटर पे टू दैट एट पोल पे। बेटा देखो अर्थ में ना हम मान लेते हैं कि बेटा मैग्नेट यहाँ पे है पेट में, लाइक दिस एक मैग्नेट है। तो बेटा इक्वेट जो पोल पे आएगी बेटा वो क्या आएगी एक्सियल पोजीशन वाली 2km/r3 क्या आएगी 2km/r3। और इक्वेटर पे कौन सी आएगी बेटा km/r3 है ना, वो भी m से अपोजिट डायरेक्शन में, मालूम है ना। यस सर। तो बेटा यहाँ पे इक्वेटर पे टू दैट एट पोल क्या रेशियो बन जाएगा, इक्वेटर पे क्या आएगी मतलब जो भी आएगी वो इसकी आधी आएगी। आप समझ पा रहे हैं, हाफ आ जाएगा, ये रेशियो नहीं आया। यहाँ पे km/r3 यहाँ पे 2km/r3। अरे क्या तो आ गया यार। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें शॉर्ट साइटेडनेस वैसे खाली पूछिए क्वेश्चन में, शॉर्ट साइटेडनेस कैसी होती है, फार साइटेडनेस कैसी होती है। बेटा शॉर्ट साइटेडनेस जब शॉर्ट पास का देख सके, पास के लिए तो आंख जो है वो कन्वर्ज कर ले रही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को दूर रखे हुए ना तो इमेज जो होती है पास में बन जाती है। कहाँ बन जाती है, मतलब लेंस मोटा तो हो पाता है, पास की चीज के लिए ना मोटा होना पड़ता है लेंस को, दूर के लिए रिलैक्स नहीं हो पा रहा। सिलियरी मसल्स क्या होती है परमानेंटली ना थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई है। अपने लोगों का जो काम होता है ना, जैसे मतलब छोटी एज पे ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अपने लोग मतलब पढ़ते लिखते रहते हैं तो मतलब पूरा टाइम सिलियरी मसल्स को पास की चीजों को देखना, तो वो लगातार लेंस को कंप्रेस करके रखती है, तो वहां पे सिलियरी मसल्स जो होती है मतलब कंटिन्यूअसली एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाती है वहां पे। तो फिर क्या होता है वो लेंस पतला हो ही नहीं पाता, उसके पास एक्सपेंशन के लिए जगह ही नहीं रहती। तो अब क्या होता है कि जब वो मोटा ही रह जाता है, जब दूर की चीज को देखते हैं तो इमेज पास में बन जाती है। कहाँ बन जाती है बेटा, पास में। तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस लगा देंगे, वो डाइवर्स करके काम कर देगा वापस से रेटिना पे। क्या दो आ गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। बेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है बेटा, दूर की चीजों को तो हम देख पाते हैं, रेटिना पे इमेज बन जाती है, लेकिन पतला नहीं हो पाता। ये बुढ़ापे की परेशानी है। सिलियरी मसल्स में ताकत नहीं रह जाती कि दबा पाए लेंस को और मोटा कर पाए। तो वहां पर उस टाइम पे फिर क्या किया जाता है, उस टाइम पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। वो जो इमेज दूर बन रही होती है, बियॉन्ड रेटिना बन रही होती है, वो रेटिना पे बनाता है। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। पूछा था किस ऑप्शन में शॉर्ट साइटेडनेस वाली बीमारी है और उसका इलाज कौन से में दे रखा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, तो ये वाला सही था। बीमारी है, इलाज क्या तो आ गया। इसके बाद आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा है वोल्टमीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग। देखिए कितना शानदार फिगर है बेटा। ये 6 ओम है, ये 4 ओम है मान लेंगे, और ये कितने वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है ना। सब कुछ आप लोगों पे सूट करती चीजें। तो बेटा वोल्टमीटर की रीडिंग तो 6 वोल्ट आएगी। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी बेटा, 6 वोल्ट। और करंट कितना आएगा बेटा, 6/10.1। कितना आएगा, ओ 6/10.6 आएगा ना। सब कुछ आपसे मैचिंग है, यही तो बोल रहा हूं मैं बेटा। 6 वोल्ट तो वोल्टमीटर की रीडिंग है, 6 वोल्ट तो। और बेटा करंट कितना आएगा, 6/10 दैट इज 0.6। कितना आएगा बेटा, 6/10 दैट इज। और लता सब ठीक ठाक है, गुड, लता इज अ गुड बॉय। अच्छा 36 में पूछ रहे हैं प्रेशर डेंसिटी की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है। अरे भाई रो इक्वल टू pm/rt याद है, भूल गए। यस। अभी मेरे को श्रृंगी सर मिले, कहते रो इक्वल टू pm/rt, रो इक्वल टू pm/rt। मैंने कहा क्या, कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ। मैंने कहा कैसे आती है, कहते हैं p इक्वल टू nRT जानते हो। मैंने कहा कहते हैं n को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो। मैंने कहा हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये कह रहे इसको जहां के ले गया अचानक से मास और वॉल्यूम शादी करके डेंसिटी बन जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने लेके का सही में शादी कर ली है, डेंसिटी बन गई। m/v डेंसिटी होता मालूम है ना। यस सर। अच्छा मजाक कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा है लेकिन। यस सर। तो रो क्या आ जाएगा बेटा, m इधर आ जाएगा, pm। ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, pm/rt। अरे कह दो आगे यार। यस सर। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये दोमन चौधरी को समझ में नहीं आ रहा, पक्का रहे थर्स्टी करो। अच्छा बेटा बात सुनो ध्यान से, ये हो गया 36। अच्छा 37 कह रहे जब फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k आ रही है, जब 2 न्यू होगी तो क्या हो जाएगी, k प्लस h न्यू। नहीं आया, आया। अरे भाई नहीं समझ में आया। अरे h न्यू माइनस 5 ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी k। अब 2h न्यू हो गई ना, फ्रीक्वेंसी 2h न्यू माइनस 5, अब ये k डैश हो गई। अरे h न्यू में जो बेटा h न्यू माइनस 5 में h न्यू ऐड हो गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में वही ऐड हो गया। अरे कह दो आगे, h न्यू माइनस 5 को k कह दो, k प्लस h न्यू दिख गया होगा आप लोग, k प्लस h न्यू। अरे कह दो आगे यार। जिसको कोई दिक्कत हो हाथ उठा के पूछे,
अरे आगे अभिषेक, अरे बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। HNO में से ना फाई कटौती होनी थी। ये HNO ये है, मान लो ये पास है, ये HNO है, ये फाई कट गया, ये आ रहा है KMax। ये क्या आ रहा है? अब देखो बेटा, अब ये क्या हो गया 2HNO, ये एनर्जी क्या हो गई 2HNO, कटेगा तो वही ना। अब जो KMax आएगा वो पहले के KMax में खाली HNO तो ऐड हो गया। नहीं आया समझ में? ये नैनो को समझ में नहीं आ रहा है, इसको बस खाने से मतलब है। चलिए ये देखिए, हाँ अब बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन पे हो गया? 37 पे हो गया ना, तो K प्लस HNO। इसके बाद 38 कह रहे डबली आयनाइज्ड पॉजिटिव आयंस है जिन मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है 2 × 10 की पावर 8, तो पर मीटर क्यूब में कितने देंगे बताओ? × 10 की पावर 6। बेटा 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 10 की पावर 6। तो मैं कह सकता हूं 2 × 10 की पावर 8 × 10 की पावर 6 आयंस पर मीटर क्यूब। अरे कह दो आ गया यार, क्या ये बात समझ में आ गई? करंट डेंसिटी पूछिए, तो बेटा करंट डेंसिटी मतलब 1 एरिया से कितना करंट निकलेगा, मान लो ये 1 एरिया है, तो बेटा जिनकी उनकी वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 5, तो जो 10 की पावर 5 की दूरी पे होगा वो भी निकल जाएगा। नहीं आया? 10 की पावर 5 वेलोसिटी है ना, 1 सेकंड में 10 की पावर 5 मीटर्स पर सेकंड, 10 की पावर 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में, 10 की पावर 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में। अरे चम्मू, तो बेटा 1 × 10 की पावर 5 वॉल्यूम में जितने होंगे वो निकल जाएंगे। क्या दो आगे? 1 वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में, तो 10 की पावर 5 वॉल्यूम में कितने होंगे × 10 की पावर 5, कितने निकल जाएंगे? नहीं है? तो ये कितने आयंस निकलेंगे? 2 × 10 की पावर 19। ठीक है, एक पे चार्ज के डबली आयनाइज्ड है, तो 2 ही चार्ज है एक पे, × 2 × 1.6 × 10 की पावर -19। तो बेटा क्या बन जाएगा? ये कट जाएगा एंड, तो 2 × 2 4, 4 × 1.6 क्या हो जाएगा बेटा 6 पॉइंट। क्या तो आ गया? नहीं आया? नहीं है रश्मि? आ गया। बेटा देखो मेरी बात सुनो, 1 मीटर क्यूब में कितने समझ में आ गया? कैसे निकाला बेटा? पर सेंटीमीटर क्यूब पता। बेटा 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे बेटा? 10 की पावर 6। कितने आएंगे बेटा? 10 की पावर 6। नहीं आया? अरे बेटा बात सुनो नीरज, बेटा झुमरी तलैया जाके बैठ गए तुम। बेटा बात सुनो हमारी ध्यान से, 1 मीटर क्यूब में बेटा कितने हैं? 10 की पावर 2 × 10 की पावर 8, तो 1 मीटर क्यूब में कितने जगह समझ में आ गया? अब बेटा सोचो, अगर हमसे पूछे करंट डेंसिटी मतलब 1 एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज निकलेगा, तो बेटा 1 एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज निकलेगा? 1 एरिया से 1 सेकंड में जो v डिस्टेंस पे होगा वो भी निकल जाएगा। बेटा v स्पीड से चल रहे 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 × 1 वॉल्यूम में जो है चार्ज पार्टिकल्स वही निकलेंगे। 1 वॉल्यूम में कितने ये रहे, 10 की पावर 5 में कितने ये, एक इतने चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। एक पे चार्ज कितना है 2e, तो 2e से मल्टीप्लाई कर तो इतना चार्ज निकलेगा, और जो चार्ज निकलता है 1 सेकंड में उसको हम बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी, क्योंकि 1 एरिया लिए इसलिए। रश्मि गुप्ता आ गया समझ में? गुप्ता चलिए अच्छा बात सुनिए ध्यान से। तो बेटा ये 40 वाला क्वेश्चन, बेटा 40 वाले में क्या है प्यारे बच्चों? बेटा C पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा? तो स्ट्रेट रोड है, N = mg होगा। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? N = mg होगा ना, NC = mg होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? mg नीचे को है, बॉल पे बैठ जाओ, mv² / rv सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बेटा नॉर्मल क्या हो जाएगा? mg + mv²। अरे कह दो आगे। यहाँ पे क्या है? mg इधर को आएगा, नॉर्मल तो ऊपर को ही आएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर को mv²/r, तो क्या हो जाएगा? n + mv²/r = mg, तो n क्या हो जाएगा? mg - mv²/r। क्या दो आगे? तो यहाँ mg - mv²/r, यहाँ पे mg + mv²/r, यहाँ पे mg। क्या दो आया? नहीं आया? हो गया 40। 41 3x² dx का इंटीग्रेशन पूछा 1 से 2, 3x³ / 3 होता है, 3 की झंड हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। कर लोगे? नहीं है, कैसे कर पाओगे? ये तो मैथ्स है। 8 - 1 7 आ जाएगा। कह दो आगे। 42 ये रहा, इसको बोलते हैं ड्राइंग। देख रहे हो कितना शानदार बना रहे हैं आपको। बेटा बताया था आपको, एंड में अगर सेम इनपुट होता है, लैंड में अगर सेम इनपुट होता है तो नॉट बन जाता है। इसको समझ में नहीं आता एक तो। अरे कर्नाटक की दुकान, इधर मेरी बात सुनो। तो मिटाने वाला यंत्र है नहीं हमारे पास, अरे दे दो कोई मिटाने वाला यंत्र।
गीला। तो ये देखिए ये साफ कर दिया जाएगा, यहाँ पे जगह बन गई। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बेटा मैंने वैसे ना पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, पिछले सॉल्यूशंस में आप लोगों को बता चुका हूँ, जो लोग बैठे हो सामने उनको भी बता ही चुका हूँ। बेटा यहाँ पे भी ए इनपुट जा रहा है, यहाँ पे भी ए। नैंड है ना, वैसे तो बेटा देखो a इंटू ए एंड में आता था बार, a इंटू ए तो ए ही होगा ना यार। तो क्या बन जाएगा, ए बार। क्या बन जाएगा, ए बार। और सही का नहीं बना रहा, ए और में तो बेटा आता है a प्लस ए। अब क्या हो जाएगा उसका बार, तो क्या बन जाएगा, ए बार। क्योंकि a प्लस ए तो ए ही होगा ना बेटा। क्यों, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 बेटा बूलियन में क्या था 1। और बेटा वही इसमें था a इंटू ए, 0 इंटू 0 0 और 1 अगर a 1 होगा तो 1 इंटू 1 तो भी 1। तो a इंटू ए भी ए होता है और a प्लस ए भी ए होता है। कह दो आ गया। यस सर। बेटा पेन को नाक से बाहर निकालेंगे। नहीं बात समझ में आती है? नहीं मतलब टैलेंटेड लोग बहुत है यहाँ पे। ये आ गया ए बार, ये आ गया बी बार। ये क्या आ गया बेटा, बी बार है ना। जो वीडियो देख रहे हो वो भी ये काम कर रहे हो, वो भी बाहर निकाल। चलिए ये तो ये ए बार आएगा इससे, क्योंकि बेटा नैंड में सेम इनपुट है, यहाँ से बी बार आएगा। अब बेटा अब आगे फिर से नैंड है, तो बेटा एंड होता तो ए बार बी बार बनता, मतलब दिस इनटू दिस हो जाता। लेकिन नैंड है तो इसका। अब बेटा ये क्या हो गया, बार डॉट का बार क्या होता प्लस, ए बार बार क्या हो जाएगा ए प्लस बी। पर ये तो और बन गया, ये क्या बन गया, क्या तो आ गया प्यारे बच्चों। पर ये मतलब जल्दी जल्दी होनी चाहिए, इतना हल्के हल्के करोगे तो रात बीत जाएगी। अरे स्वप्न समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी सी बढ़िया करके चालू करें आज से, है ना यार, अच्छी बात रहेगी। अच्छा इसमें बेटा इसमें पूछिए बेटा फ्रिंज विड्थ पूछिए। फ्रिंज विड्थ बेटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी मालूम है? यस सर। बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, पानी में डाल देंगे तो लैम्डा के बदले लैम्डा बाय मी हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। याद आ रही बात है? कैपिटल डी बढ़ा देंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, स्मॉल डी घटा देंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। याद आ रही बात है? लैम्डा बढ़ा देंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, है ना। क्या बात कर रहे हैं यार। फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आया लैम्डा 6 into 10 की पावर -7, कैपिटल डी 1 upon 10 की पावर -3। तो आंसर तो 6 टाइप का ही आएगा, बिकॉज बताने की जरूरत नहीं है ना। 6 वाले दो ऑप्शन है तो 6 into 10 की पावर -4 बन रहा है। छक्का चौका दोनों हो गए। चलिए ये देखिए 43 हो गया 44। a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t टाइप का करंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की √a² प्लस b²। याद है बात? यस सर। किस सर ने बताई है? मैंने बताई है। यस सर। √a² प्लस b²। भाई ये मालूम है ना? यस सर। तो जो पीक करंट हो जाएगा वो क्या होगा, √a² प्लस b²। बोलो आया। I0 बाय √2 होती है RMS वैल्यू, दैट इज √a² प्लस b²/2। अरे कह दो आ गया यार। यस सर। a sin ओमेगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है। हाँ लेकिन तुम्हारा दिमाग श्रवण गया कहीं और है, फोटो खिंचवाओ बस तुम खाली। √a² a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। अरे समझ में आ रहा है मिश्रा? हाँ तो √a² प्लस b² बेटा ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू पूछी, आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। I इक्वल टू I0 IRMS I0 बाय √2 मालूम नहीं है यार? मालूम, बिल्कुल, बहुत ही गुड बॉय यार। कह रहे 60 डिग्री पे फेंका था u वेलोसिटी से, 60 डिग्री एंगल पे फेंका था u वेलोसिटी, ऊपर जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा। कह रहे जब 30 डिग्री एंगल हो जाएगा तुम वो हेड एंड शोल्डर यूज करो, बाल नहीं झड़ते। कसम खाने से नहीं झड़ेंगे फिर, ठीक है? बाकी तुम्हारी मर्जी है ना। तो बेटा पहले 60 डिग्री एंगल से फेंका, कितने एंगल से फेंका है? 60 डिग्री। और कह रहे जब 30 डिग्री हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। कितनी हो जाएगी? v। अरे बेटा मैं आपको तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। बेटा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो बेटा v cos 30 में ना r आता है, जो लोग r हटा रहे हैं हम समझ रहे हैं। बेटा u cos 60 पहले x कंपोनेंट था वेलोसिटी का, नहीं आया। बाद में कितना हो गया? v cos 30। अरे कह दो आ गया यार। यस सर। इनको बराबर करेंगे, चुपके से v निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? चुपके से। चुपके से सुन एक पल की धुन। बेटा ये 1/2 है,
ये √3/2 है, 2 को काट देंगे, u/√3 आंसर आ जाएगा। बोलो आया? Yes, sir. अरे हाँ की ना? हाँ सर। हेलो ढक्कन की दुकान, हाँ तुम खड़े हो रिता है, तुम खड़े जाओ बेटा। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? एक्स कंपोनेंट में बेटा जो रफ्तार होती है ना बेटा वो चेंज नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता। फोर्स जो होता है बेटा सुबह से लेकर शाम तक mg लगता है नीचे को। आप अगली मॉर्निंग जाओ तो भी नीचे को। नहीं आया? तो हमेशा किधर को लगता है बेटा? अच्छा आप लोग बेटा पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से करें। एक क्वेश्चन रह गया तो पहले का ही नहीं बताया, 39 रह गया। ये नियॉन गैस है, देखो ये बताने लायक इसलिए रह गया। नियॉन गैस है, टेम्परेचर को 1 से बढ़ाया, परसेंटेज इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन। नियॉन बेटा मेरे को मिले सोनल सर, कहते हीनी अर्कट जीरन। मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहते नोबल गैसेज हैं, मोनोएटॉमिक होती। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? कहते इसमें खाली ना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, इसमें खाली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पुचा 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 ऐसे भागता है तो काइनेटिक एनर्जी आती है, घूमने से नहीं आती, घूमने से नहीं आती। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा? 0। और इसमें क्या 100। मतलब जो भी आपने एनर्जी दी है सारी की सारी किस में जाएगी बेटा? ट्रांसलेशन में। कह दो आगे यार। बेटा बाकी आप लोग बढ़िया पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और तभी तरक्की होगी, तभी आगे बढ़ेंगे। बढ़िया मेहनत गिव्स बढ़िया रिजल्ट, है ना? मेहनत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। बढ़िया मेहनत करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बढ़िया मेहनत। तो कर लेंगे ना बढ़िया मेहनत? यस सर।